लगा दीजिए लाइव, तभी करते हैं। हो गया। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसे आपके पास तो कॉपी में है ही, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहला प्रश्न है, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या उनको दिखाई दिया? माने अल्फा स्कैटरिंग मॉडल किसका द्वारा दिया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग मॉडल जो दिया था तो क्या क्या मिला था? कुछ इंफॉर्मेशन हम आप लोगों को लिखाए थे ना, 3 या 4 इंफॉर्मेशन याद है। पहला लिखा हुआ है, अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए धातु की पन्नी को पार कर सीधे निकल गए। सही है। ठीक है, मोस्ट ऑफ अल्फा रे पास्ड थ्रू थिन सीट ऑफ गोल्ड फॉयल। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाते हैं, मतलब साइलेंट मूव कर जाते हैं। बहुत ही कम अल्फा कण धातु की पन्नी से टकराकर अपने मार्ग पर पुनः वापस आए। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में परमाणु, एक सही पर 1 नंबर। ठीक है, एक सही पर कितना नंबर होगा? 1 नंबर। और क्वेश्चन गलत हो तो क्या करोगे? काट दोगे। ठीक है, चलो 2 नंबर क्वेश्चन पर आओ। परमाणु का नाभिकीय मॉडल, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? क्या होगा? बी, रदरफोर्ड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी, रदरफोर्ड। तीसरा है, परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन अल्फा कणों की सहायता से की थी? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। कितने अल्फा कण इन्होंने बनाए थे? कितना बनाया था? 20,000। और किससे अल्फा कण का निर्माण उन्होंने किया था? रेडियम से। किससे किया था? रेडियम से। रेडियम क्या होता है? तो चमकीला धातु होता है। ठीक है, चमकीला तत्व का नाम क्या है? रेडियम। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, और चमकीला होता है। आगे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेशहीन तथा उदासीन है? क्या हो जाएगा? सी, न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन का 5 छूट गया। प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश डैश के आवेश के बराबर होता है। तो किसके आवेश के बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक है, कितना होता है प्रोटॉन पर? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ही ठीक है। प्रोटॉन, रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक, पोजिट्रॉन, एंडरसन। आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रोटॉन सही सुमेलित नहीं है। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टेन ने। किसने किया था? गोल्डस्टेन ने। और प्रोटॉन का प्रॉपर्टी बताने वाला रदरफोर्ड थे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परमाणु विद्युतीय उदासीन होते हैं, मतलब एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सही है। परमाणु का नाभिक धनावेशित, यह भी सही है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 तथा 2 दोनों हो जाएगा। 8 में आ जाओ। परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं। सही है। पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूमता है। सही है। परमाणु के सभी मूल कण परमाणु में समान संख्या में उपस्थित रहते हैं। सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है ना। ठीक है, आगे है, पोजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एंडरसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया? एंडरसन ने किया था। ठीक है, और पोजिट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, पता है ना? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल प्रतिकण किसे कहा जाता है? पोजिट्रॉन को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। आगे है, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? आगे क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। 11 है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? तो न्यूट्रॉन किसमें नहीं पाया जाता है?
हाइड्रोजन, बी हाइड्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कक्षा सेल के ऊर्जा स्तर, मतलब सेल पर जो एटम है, इलेक्ट्रॉन है, उसका ऊर्जा का स्तर पूछ रहा है। ऑप्शन ए है नाभिक के दूर जाने पर घटता है, नाभिक से दूर जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। बी है नाभिक के दूर जाने पर बढ़ता है, तो ये सही है, दूर जाएगा तो बढ़ेगा, नाभिक से दूर, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 13 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा पर कूद सकता है, तो सही है ना। इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण थोड़ी होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से अंदरी कक्षा उत्सर्जन नहीं, अवशोषण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए सही है। परमाणु के किस कक्षा, हाँ ठीक है, ये सही है। परमाणु के किस कक्षा में ऊर्जा सबसे कम होती है, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। 15 है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या के सूत्र 2n² किसने दिया था, नील्स बोर ने। किसने दिया था, नील्स बोर ने दिया था, बोर्स बोरी मॉडल कहा जाता है। कक्षाओं में ऊर्जा का सही क्रम, हाँ सबसे कम किस में, के में, फिर हाँ तो एब्जॉर्ब नहीं, जैसे मान लो यहाँ पर ये ऑर्बिट है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन से हैं, तो ये मान लो आपका के ऑर्बिट है, ठीक है, ये एल है, ये एम है, तो के से जब एल में जाएगा तो एनर्जी एक्सक्रीट करेगा ना, एब्जॉर्ब थोड़ी करेगा। हिंदी इंग्लिश में वर्ड का अंतर हो गया है, अवशोषण हो गया है उसमें, उसमें एक्सप्रेशन दे दिया है। चलो ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 16 में ए ठीक है। 17 में आइए, निम्नलिखित में से किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 हो सकती है। डी में हो जाएगा, एन में, हाँ एन में 32 होगा। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांध करके रखता है, न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है बताओ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन को कहा जाता है। तो कौन बांध के रखता है, मेसोन। कौन बांध के रखता है, मेसोन। मेसोन का खोज किस व्यक्ति ने किया था, युकावा ने। किसने किया था, युकावा ने किया था। हाँ देखिए आ ही गया, तो मेसोन का खोजकर्ता कौन है, बी युकावा। मेसोन का खोजकर्ता बी युकावा। क्वेश्चन नंबर 20, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल में निम्न में से कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं होती। यह मॉडल यह समझाने में विफल रहा कि परमाणु अस्थायी क्यों होते हैं। परमाणु अस्थायी क्यों होते हैं ये थोड़े बताया था, रदरफोर्ड का मॉडल तो ये बताया नहीं था। रदरफोर्ड मॉडल में कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी, ये भी है, ये भी नहीं हुआ, तो ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ना तो ए नहीं बी, दोनों हो जाएगा, दोनों नहीं बताया था। यहां पर न तो ए, हाँ अच्छा यहां नाइदर बी दिया है, खाली दोनों प्राप्त नहीं होता है, तो ए और बी दोनों जानकारी प्राप्त नहीं होता है। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। अब परमाणु संख्या का संबंध है किससे, एलिमेंट से, तत्व से। द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास, मतलब किसका योग होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, ठीक है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, प्रोटॉन की संख्या 8 है, तो परमाणु संख्या क्या रहेगी, 8 रहेगी, बी सही है।
तत्व यूरेनियम 92-235 में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन कितना है? 92, 92 प्रोटॉन्स है। एल्यूमिनियम 13 और 27, 13, 27 में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 13 और 13 हो जाएगा बी। रेडियम 88, 226 के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन तो 88 हो जाएगा, 88, 138 सी हो जाएगा। पोटेशियम 19, 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 23 है, उसका परमाणु संख्या 11 है, तो उस तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 12, 12 हो जाएगा सी। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या 19 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। ईमानदारी से चेक कर रहे हो ना आप लोग? हाँ, इतना सही हो रहा है, कलम नहीं चलाना पड़ रहा है, वाह। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उसका द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएगा। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या कितना होगा? हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे रहा, द्रव्यमान संख्या 39 हो जाएगा। यूरेनियम 92-238 में न्यूट्रॉन की संख्या 100, सही से घटाए हो ना। न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है? पाउली। न्यूट्रिनो की खोजकर्ता पाउली। 35 में आइए। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं द्रव्यमान क्षति, ठीक है, लॉस ऑफ मास, द्रव्यमान क्षति। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? प्रोटॉन। 36 का बी, प्रोटॉन। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। समस्थानिकों परमाणुओं में किसकी संख्या समान नहीं होती? समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स में किसकी संख्या समान नहीं होती है? बताओ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो समान होता है ना, किसकी संख्या समान नहीं होती? न्यूट्रॉन की। सी हो जाएगा, सी न्यूट्रॉन। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर, ठीक है, डिफरेंस, किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? क्या होगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या अलग होती है, आइसोबार्स कहलाते हैं, समभारिक। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 हो जाएगा। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं? पोलोनियम। पोलोनियम के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 27 होते हैं, ठीक है। हाँ, तो पोलोनियम के कितने समस्थानिक हैं? 27 हो जाएगा। सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स कल बताए ही थे, किसे कहलाता है? जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार अंतर, किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान, डी हो जाएगा 44 का। 45 में आइसोटोन्स माने न्यूट्रॉन की संख्या समान, ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगा। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो, वही होगा सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हुआ था? 47। फॉस्फोरस और सिलिकॉन किसके उदाहरण हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक है। हाँ, न्यूट्रॉनिक के। चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम लेड विधि, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और कार्बन डेटिंग से जीवाश्म का, ठीक है, फॉसिल्स का जानने में क्या होता है? कार्बन डेटिंग मेथड। रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाने वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन है? कोबाल्ट 60 हो जाएगा। आयोडीन 131 किसके लिए होता है? घेंघा रोग के लिए, ग्वाइटर के लिए होता है।
और सोडियम 24 खून का थक्का जमाने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर कक्षा में परिव जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है। कैंसर के उपचार में जो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है वो कौन सा किरण निकालता है? गामा, गामा रे निकालता है। ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी किसमें होती है? भेदन क्षमता गामा में होती है, ठीक है। और सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा, ठीक है। और बीटा जो है वो अल्फा से ज्यादा होगा, गामा से कम होगा। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त का थक्का बनाने में सोडियम 24 का यूज होगा। घेंगा रोग के इलाज में किस समस्थानी का उपयोग होगा? आयोडीन का होगा। ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74, ठीक है। इसमें आइए, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहा जाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक, डी हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं आइसोटोप्स। न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या है? आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन अलग अलग होगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। आगे है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो न्यूक्लियॉन कौन नहीं है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है। एल्युमिनियम 1327 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 283। पॉइंट लगा हुआ है, कॉमा होता है, पॉइंट नहीं होता। लिखने का तरीका के अनुसार इसको अंतर करना होगा। हाँ, परमाणु संख्या 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 20 किसका होता है? कैल्शियम का ना। 20 किसका होता है? कैल्शियम का। तो क्या हो जाएगा? 28 28 8 2, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 8 8 2 हो जाएगा। यहां सब में कॉमा रहेगा, कॉमा यहां फुल स्टॉप दे दिया। अच्छा, कोई दिक्कत है? ये ऑप्शन और कहां पर है? कहीं नहीं है, एक ही जगह पर तो है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे, नाभिक का साइज कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। सेंटीमीटर नहीं होगा, क्या होगा? मीटर हो जाएगा। सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या, सोडियम 11, तो 2 8 10 हो जाएगा। जैसे मान लो यहां सोडियम है ना, तो ये सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। यहां कितना रहेगा? 8। और यहां कितना रहेगा? 1। तो सबसे बाहर में जो होता है ना उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अंदर में जो दोनों है उसको क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और है क्वेश्चन? इतना ही था ना? चलो, 60 में 60 कितने लोगों का है बताइए। पीछे से शुरू करिए, जोड़ के नंबर बताइए, कितना नंबर आया? जोड़ के बताइए कितना आया? 27। बहुत कम हो गया जी। क्लास काहे नहीं करते हैं आप लोग? क्यों? पहले से आप आ रहे थे ना, फर्स्ट डे ही आए हैं। अच्छा, ठीक है। आपका जी बराबर कैसे आ गया? जबरदस्त कोई इंसिडेंस है। चलो आगे बताओ, अपना बताओ। अभी गुणा गणित कर रहे हो? करो। आप बताइए। 38 30। आप तो क्लास किए थे ना पूरा? ये नहीं किए थे?
आप बताइए। 40, 45, 55। 5 नंबर कहाँ छोड़ दिए जी? आप बताइए। 48, 55, बोलो। 46, 46 से बनाए थे तो निगेटिव मार्किंग थोड़े था कि 46 से वो बनाए थे। टाइम खत्म हो गया। आधा घंटा मिला था 60 को क्वेश्चन में, आधा घंटा ज़्यादा ही मिला था। 51, तुम भी 9 नंबर छोड़ दिया। 54, 42, 42, दोबारा बोलो। कहाँ है 42 आया? आप तो कल आए थे, हम बोले भी थे कि ये चैप्टर होना है। लगभग इसमें हमको लग रहा है कि 50 से ज़्यादा 55 क्वेश्चन तो सीधे कॉपी में से है। आप बताइए। 40, बलंडर, मिस्टेक नहीं है, इसको बलंडर बोला जाता है। 51, 9 नंबर तुम भी छोड़ दिए। अच्छा। 45, क्यों 45 आया? छोड़ते जाओ ऐसे। चलो जी अपना बताओ। अब जोड़िए रही हो? अच्छा उसका जोड़ रही हो, अपना बताओ। उसका भी 56 से होगा। हाँ 35, इतना ईमानदार हो तुम। साथ में बैठ के चीटिंग नहीं की, वाह बहुत अच्छा। ऑनलाइन वाले लोग भी बताओ जी, ऑनलाइन जो लोग देख रहे हो कमेंट बॉक्स में बताओ। 49, 2 नंबर का अंतर है, ठीक है। आप बताए थे नहीं बताए थे? 42, लेकिन बढ़िया नंबर नहीं आया किसी का। हमको लगा कि 59 रहेगा तो मन लगेगा। 58 रहता तो अच्छा लगता। सब क्वेश्चन कॉपी का था। और चलिए हेडिंग बनाइएगा। 2-3 ज़्यादा नहीं, 10 मिनट और पढ़ लेते हम लोग। हेडिंग बनाइएगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। अब प्रयास ये रहेगा कि डेली 40-50 क्वेश्चन क्लास में कर लिया जाए, उससे याद होते रहता है। हेडिंग बनाइएगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है, इसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक बंधन। केमिकल बॉन्डिंग को कहा जाता है रासायनिक बंधन, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जितने सारे एलिमेंट्स हैं ना, ठीक है, टोटल एलिमेंट की संख्या पीरियोडिक टेबल में अपने कितना है? 118 जो एलिमेंट हैं, वो सब एलिमेंट चाहते हैं, किस तरीके का बनना चाहते हैं? तो इनर्ट गैस जैसा। कैसा बनना चाहते हैं? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस की क्या विशेषता होती है? ये स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है। इनर्ट गैस हम लोगों के पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक में पाया जाता है? तो पी ब्लॉक में। किस में पाया जाता है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के किस लाइन में पाया जाता है? 18वें लाइन में, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक है टोटल? 4 ब्लॉक, एस, पी, डी और एफ। तो मान लो ये आपका पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में ये कौन सा ब्लॉक है? एस, ये पी, डी और नीचे क्या होता है? एफ ब्लॉक होता है। तो पी ब्लॉक का ये वाला जो लाइन है सबसे लास्ट में 18, 13 से कितना होता है? 18। ये कितना होता है? 1 और 2। और ये कितना होता है? 3 से 12 तक होता है। तो 18वें लाइन में जो इनर्ट गैस है, ठीक है, हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टन है, आर्गन है, रेडॉन है, जेनॉन है, ठीक है, ये सब इनर्ट गैस जैसा सब एलिमेंट बनना चाहता है। तो इस ऐसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रखनी पड़ेगी? 8। तो अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए ये दूसरे तत्वों के साथ क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो वही जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है, ठीक है। जुड़ने की प्रक्रिया केमिकल बॉन्डिंग। अब जो दोस्त बनता है, आप ही में से कई लोग दोस्त बने होंगे, तो सबके जुड़ने का प्रक्रिया अलग अलग होता है। क्या कोई समोसा चटनी पर जुड़ गया होगा, 2 दोस्त होता है ना, कोई पकौड़ी पर जुड़ गया होगा, कोई नोट्स एक्सचेंज करने में जुड़ गया होगा, कोई पिज्जा के कारण जुड़ा होगा। तो सबके बॉन्डिंग का तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है। अब मेटल जुड़ेगा तो उसका तरीका अलग होगा, मेटल्स नॉन मेटल्स जुड़ेंगे तो तरीका अलग होगा। इनर्ट गैस स्टेबल हुआ है तो उसका तरीका
अलग होगा। तो जहां कहीं भी एलिमेंट अपना बॉन्डिंग बनाते हैं तो बॉन्डिंग बनाने का कारण और तरीका अलग अलग होता है। तो मुख्य रूप से पहले केमिकल बॉन्डिंग क्या है समझ गए। स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए दूसरे तत्वों के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ने की प्रक्रिया केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट नीड्स टू प्लेस 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर ऑर्बिट बिकॉज इट वांट्स टू बी स्टेबल लाइक इनर्ट गैस। ये कैसा बनना चाहते हैं, इनर्ट गैस के जैसा बनना चाहते हैं। फॉर देयर स्टेबिलिटी दे एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर, दैट्स प्रोसेस इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। समझ गए। केमिकल बॉन्ड कितने तरह का होता है, तो 3 तरह का होता है। एक होता है आपका आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होता नहीं है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। आयोनिक बॉन्ड को हिंदी में कहा जाता है आयनिक बंधन या फिर विद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड को सह संयोजन बंध कहा जाता है, कोऑर्डिनेट को उप सह संयोजन बंध कहा जाता है। ठीक है, अब इसी में एक एक करके हम लोगों को देख लेना है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इंग्लिश वाले तो सेम छापते चलो, हिंदी वाले लोग लिखिएगा अस्थाई तत्व, अस्थाई तत्व केमिकल बॉन्ड के बारे में लिखवा रहे हैं। अस्थाई तत्व अक्रिय गैसों के तरह अस्थाई होने के लिए, अक्रिय गैस के तरह अस्थाई होने के लिए दूसरे तत्वों के साथ, दूसरे तत्वों के साथ जुड़ते हैं, दूसरे तत्वों के साथ जुड़ते हैं, कॉमा यह प्रक्रिया रासायनिक बंधन कहलाती है, रासायनिक बंधन कहलाती है, रासायनिक बंधन कहलाती है। अगला पॉइंट, रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ब्रैकेट में लिखिएगा विद्युत संयोजी बंध, विद्युत संयोजी बंध, विद्युत संयोजी बंध। दूसरा लिख लो कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें लिखिएगा डैश दे करके सह संयोजी, सह संयोजी बंध, सह संयोजी बंध, सह संयोजी बंध। तीसरा लिखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको कहते हैं उप सह संयोजी, उप सह संयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सह संयोजी बंध। हो गया उप सह संयोजी बंध। तो 3 तरह का केमिकल बॉन्ड होता है, आयोनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट, आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन किस तरीके का पूछेगा, बहुत आसान आसान पूछेगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि बताओ Cl2 में कौन सा बॉन्ड है, तो क्या कहोगे? Cl2 में आयनिक बॉन्ड, हाँ क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपसे पूछ दिया NH4 में कौन सा बॉन्ड है?
बताओ क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर दे दिया मान लो आपसे, बताओ O2 में कौन सा बॉन्ड है, तो क्या कहोगे, कोवैलेंट बॉन्ड है। N2 में कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। पूछ देगा NaCl में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। MgO में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। HF में, हाइड्रोजन फ्लोराइड में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, या फिर आपको दे दिया HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो ये पहचानना होता है, बॉन्ड दिया हुआ रहेगा उसमें पहचानना है कि किसमें कौन सा बॉन्ड है, और पहचानने का तरीका बड़ा सिंपल है। ठीक है, कैसे पहचानते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। देखो पहला लिखा हुआ है किसके बारे में, आयोनिक बॉन्ड के बारे में या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो अभी पहले समझ लो, उसके बाद इसको लिखना शुरू करना। देखो आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रो जो बॉन्ड होता है वह किससे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के कारण बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब कोई एलिमेंट डोनेट करता है तो यह बॉन्ड वहां पर तैयार होता है। इस बॉन्ड की विशेषता यह होती है कि इसमें दो चीजें आपस में जुड़ती हैं। कौन जुड़ता है, एक मेटल जुड़ता है और दूसरा कौन जुड़ता है, नॉन मेटल। तो जहां कहीं भी आप देखिए कि एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तुरंत टिक मार दोगे क्या, आयोनिक बॉन्ड। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल अभी देखा, क्या देखा, हमने पूछा आपसे कि बताओ MgO में कौन सा बॉन्ड है, तो आप देख रहे हो कि यहां पर दो एलिमेंट है, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। तो Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होगा ना। तो इसको क्या लिखोगे, 2, 8 और 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, तो क्या लिखेंगे, 2 और 6 लिखेंगे। अब तुरंत आप समझ जाओगे कि सर इसके मैग्नीशियम के आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। तो जिस भी एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है वो क्या होता है, मेटल होता है ना। जिस भी एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है वो क्या है, मेटल। और जिसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। तो ऑक्सीजन में दिख रहा है 4 से क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या है, नॉन मेटल। तो जहां भी एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। अब इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर कई सारी चीजें, तो उतना झमेला जानने का जरूरत ही नहीं है, वो आपके सिलेबस का मामला नहीं है। सीधे देख लेना, एक मेटल एक नॉन मेटल, आयोनिक बॉन्ड मार के आगे चल जाना। जैसे दूसरा एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट इसको कहा जाता है। तो दो चीजें हैं इसमें, एक है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, तो 11 को क्या लिखेंगे, 2, 8 और 1। दूसरा क्या है, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, तो इसको क्या लिखिएगा, 2, 8 और 7। तो ये मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया, तो आयनिक बॉन्ड है यहाँ पे। समझ में आया। तो आयनिक बॉन्ड को याद करने का सबसे सिंपल और आसान तरीका क्या हो सकता है, एक ट्रिक याद कर लोगे। आयनिक बॉन्ड मतलब विवाह करना, विवाह होगा तो एगो लड़का होगा एक लड़की होगी, तो यहां पर एगो मेटल होगा और दूसरा कौन होगा, नॉन मेटल होगा। मुश्किल है, यस सर, आसान है ना जी। एक मेटल और एक नॉन मेटल, मतलब बॉन्ड कौन सा, आयोनिक बॉन्ड। तो हेडिंग बनाइए आयोनिक बॉन्ड। अब एक और चीज इसमें पता ही होगा आपको, जो मेटल्स होते हैं ना, और एक दूसरा क्या है इसमें, नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रॉन्स, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये सबको पता है। ऐसे समझ लो, जैसे मान लो यहां पर सोडियम है और यहां पर क्लोरीन है, यहां पर 11 है, यहां 17 है, तो 2, 8, 7 और यहां 2, 8 और 1। दोनों अनस्टेबल है कि नहीं, दोनों अनस्टेबल है, दोनों के पास आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सोडियम को क्या आसान पड़ेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देना, किसका 7 को खींच लेना, डोनेट करना। खींचेगा तो लमड़ जाएगा, मर जाएगा। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, मतलब एक प्लस साइन यहां दिखा देंगे, और यहां पर एगो क्या दिखा देंगे, माइनस साइन दिखा देंगे। तो दोनों जुड़ गया, तो बॉन्ड बना लिया। अंधा लंगड़ा का दोस्ती, दोनों अब रास्ता तय कर लेगा। क्या, देखो मेटल और एक नॉन मेटल, तो बॉन्ड आयोनिक होगा। ये मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट, और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है। तो चलिए आयोनिक बॉन्ड में लिखिएगा पहला पॉइंट, यह एक धातु और दूसरे अधातु, यह एक धातु तथा दूसरे अधातु के जुड़ने से
बनता है, एक धातु और दूसरे अधातु के जुड़ने से बनता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, धातु इलेक्ट्रॉन दाता, इंग्लिश वाले सेम लिखो, धातु इलेक्ट्रॉन दाता जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्राही, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह दोनों लिख लो एग्जाम्पल में। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ विशेषता होती है, किसका, आयनिक बॉन्ड का कुछ विशेषता होता है। क्या विशेषता होता है, तो मुख्य रूप से इसका दो तीन विशेषता है। पहला इसका क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास टेबल सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो हम पूछे कि इसका कुछ विशेषता बताओ, तो पहला चीज ये क्या कहोगे कि ये अगर सॉलिड रहेगा ना, ठोस रहेगा, तो ये क्या होता है, इंसुलेटर। ठोस रहेगा तो क्या होगा, इंसुलेटर। नमक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाइए, करेगा। और इसका अगर एक्वस कर दो, यानी जलीय विलयन बना दो, तो ये क्या हो जाता है, कंडक्टर। नमक को पानी में घोल दीजिए तो क्या हो गया, कंडक्टर। और इसका सॉलिड फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, इंसुलेटर। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि इसका सॉलिड फॉर्म किस रूप में रहता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है। क्रिस्टलाइन मतलब रवेदार, दानेदार रहता है। जैसे नमक को छुओगे तो कैसा रहेगा, दानेदार। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा रहेगा, दानेदार रहेगा। तो पहले लिखा हुआ है, इट इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा पॉइंट है, इट इज प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, मतलब ये दानेदार होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, नमक का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है। तो लिख लीजिए, इसका लिखिएगा विशेषता, विशेषता, विशेषता। पहला पॉइंट लिखिएगा विशेषता में, इसका उच्च गलनांक एवं उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक होता है, उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह रवेदार होता है, यह रवेदार, यह रवेदार होता है, यह रवेदार होता है, रवेदार होता है। अगला पॉइंट, इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक, इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक तथा इसका ठोस रूप, तथा इसका ठोस रूप विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, फिर इसके आगे नेक्स्ट डे किया जाएगा।